अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है और इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है और इसका पर्पस क्या है, इसको कब यूज़ किया जाता है। आज के इस टॉपिक में जो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है ये हमारा कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया हुआ है। सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की जो है वो हमने बुक स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 11 जो है स्टार्ट हो गया। आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और हम क्या देखेंगे जी। और इफ़ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव और एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग भी हम देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था स्टार्ट में ही चैप्टर के कि हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें से हमारे पास जो है टाइप है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है। ठीक है, इसकी टाइप है हमारी इफ एल्स था। और अब हम सबसे पहले इफ जो है वो देखेंगे। इफ स्टेटमेंट करती क्या है, किस लिए यूज होती है, इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है जी। इफ इज अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। अच्छा जी, इफ जो है हमारे पास ये क्या है, कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब इस सी लैंग्वेज में हमारे पास इफ जो है वो क्या है, एक कीवर्ड। इसका कोई एक पर्पस होगा जिस मकसद के लिए हम इस इफ को यूज करने वाले। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, हमारे पास इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मतलब हमने डिसीजन करना है कि ये जो भी हमारी कंडीशन है अगर तो वो ट्रू है तो हमने क्या कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये सबसे जो है सिंपल फॉर्म है हमारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इफ जो है इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। ठीक है, इफ में हम क्या करते हैं कि हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, हमारी कोई कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 40 के, तो क्या करो तुम, प्रिंट एफ का फंक्शन, मतलब ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चला दो और यहाँ पे लिख दो जी। प्रिंट एफ में क्या लिख दो कि यू आर पास। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्या कह रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता क्या होता है कि हमारे कौन सा जो है प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स जो चलती हैं और कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। अब क्या है जी, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई, अगर मार्क्स जो हैं जो भी यूज़र एंटर करवाता है अगर वो 40 हुए या 40 से ज़्यादा हुए तो क्या होगा, ये प्रिंट ऐप की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये मेरी स्टेटमेंट क्या हुई, अब देखिए ये सेट ऑफ मतलब स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, मेरा जो ये प्रिंट ऐप का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये उस इस पार्ट को क्या करेगा, प्रोग्राम स्किप कर देगा और ये प्रोग्राम जो है प्रोग्राम का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए यही लाइन लिखी हुई है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट एफ वाली जो मेरी स्टेटमेंट है ये क्या होगी, मेरी स्किप हो जाएगी, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। द कंडीशन इज गिवन एज आ रिलेशनल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए ये हमने जो है ये सारे ये कौन से थे हमारे पास, रिलेशनल जो है हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। हमने ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का। ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो उनको यूज़ करते हुए हम अपनी कंडीशंस बनाएंगे। देख लें अब यहाँ पे भी मैंने कौन सा, ये रिलेशनल ऑपरेटर ही जो है वो मैंने यूज़ किया है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। वही बात कि जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट, अगर कंडीशन यहाँ पे मेरी ट्रू होगी तो इसके बाद आने वाली जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, ये प्रिंट ऐप किया उसके बाद जो भी होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, एंड आफ्टर
if statement is executed. If the condition is false, the statement or set of statement after if statement is not executed. अब देखिए उस कंडीशन के बाद क्या होगा कि अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स जितनी भी होंगी, वो चाहे वन स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, वो क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है जी, हमारे पास जनरल सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमने लिखना होता है, सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखना है इफ का। आपने इफ का ये ऐसे ही इफ के स्पेलिंग लिखने हैं, आपने इसके अलावा कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखने। इफ लिखा, उसके बाद क्या है जी, हमने ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, उसके अंदर हमने कंडीशन डिफाइन करनी है और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैंने मार्क्स वाली लिखी हुई थी ऊपर, मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 40, ये क्या है, मेरी कंडीशन है। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है वो मैंने इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख दी। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट जो है आपने एग्जीक्यूट करवानी है, यहाँ पर वो आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है जी, मेरी प्रिंट ऐप करवाना है, मतलब मैंने कोई जो है रिजल्ट प्रिंट करवाना है या कोई भी चीज़ जो है मैं डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ स्क्रीन पर, तो उसके बाद जो है वो मैंने कौन सी स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट ऐप की स्टेटमेंट लिख ली। ठीक है, इसका स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, उसके बाद कोई सी भी स्टेटमेंट लिखवाना चाहते हैं, प्रिंट ऐप स्कैन ऐप कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो वो आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारे पास मेन सिंटेक्स है इफ स्टेटमेंट को लिखने का। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इफ का जो है वो सिंटेक्स लिखें, किस तरह आप इफ को जो है स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इफ लिखना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर कंडीशन बतानी है। जैसे ये मैंने अभी 40 मार्क्स जो है वो हमारे ग्रेटर देन या इक्वल टू होने चाहिए 40 से। 40 के, ये क्या है, मेरी कंडीशन। अब मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर तो वो 40 से मार्क्स ज़्यादा होंगे, 40 होंगे, तो मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैंने प्रिंट ऐप की लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा जी, अब देख लेते हैं, द अबव सिंटैक्स इज यूज फॉर सिंगल स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रही है, सिंगल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट ऐप का जो ए है एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि प्रिंट ऐप करवा दो आपके पास हो। ठीक है, यहाँ पे पास का प्रिंट है, मतलब डिस्प्ले हो, आपको स्क्रीन पर पास हो। ठीक है, अब ये क्या है, सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। देखिए प्रिंट ऐप की सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। वो यही बता रहे हैं कि ये हमारा जो सिंटैक्स है वो सिंगल स्टेटमेंट के साथ है। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल। ठीक है, आप वो क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखो, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो आपने क्या करना है, इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अब देखिए इफ कंडीशन लगा ली, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे, जो भी आप स्टेटमेंट लिखवाना चाहते हैं। हम देखेंगे आगे कि हम कैसे जो है इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, द सेट ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये जो अंदर हमारे पास स्टेटमेंट लिखी गई हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। अब देख लें, ये देखिए ये जो है आपको सिंटेक्स बताया हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आपने इस तरह आप कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप चाहते हैं कि अगर ये मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो, उसके बाद ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलें, तो आपने क्या किस तरह डिक्लेयर करवाना होता है, आपका क्या सिंटेक्स होगा। सबसे पहले आपने इफ का कीवर्ड लिखा, कंडीशन लिखी, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपका सिंटेक्स ये है। अगर आपकी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, आपको ये बात की समझ आ गई। ये फ्लो चार्ट बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या है जी, हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या होगा, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगे। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल जो है वो नीचे मतलब दूसरी स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। इसके साथ ही हम एक प्रोग्राम जो है वो करके देख लेते हैं। क्या है जी, प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने अपने प्रोग्राम की जो है वो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से कि
क्या कह रही है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले। अच्छा जी, अब ये हमें पता चल गया, इतनी तो बात हमें समझ आ गई कि जो है इनपुट करवाने हैं हमने मार्क्स यूज़र से, ठीक है। इनपुट जब भी मैंने कहा इनपुट का वर्ड आता है या यूज़र से हमने कोई भी इनपुट लेनी होती है, ठीक है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ का जो है वो फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अब क्या जी, स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हमने क्या ले लिया, यूज़र से मार्क्स ले लिए। और डिस्प्ले करवाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ का जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ का फंक्शन हमने यूज़ किया। अब क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये प्रिंट एफ के फंक्शन में ही हो जाएगा, यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर मोर 40 और मोर। अच्छा जी, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये जो है बाकी प्रोग्राम से न्यू है, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि हमने वो क्या करना होता है, स्कैन ऐप से हमने इनपुट लेनी होती है और प्रिंट ऐप से जो है वो डिस्प्ले करवाना होता है स्क्रीन पर। अब इतना ये जो लाइन है ये हमारे पास न्यू है। ये अब हमने देखा, हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है वो देखे, उसमें से हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अब ये इफ की जो है वो एग्जाम्पल आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं कि यू हैव पास्ड इफ मार्क्स आर 40 और मोर। कह रहे हैं कि आपने तब वो मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज तब शो करवाना है जब आपके मार्क्स जो हैं वो 40 हों या 40 से ज़्यादा हों, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे पास कंडीशन आ गई है कि हमने मार्क्स, अब हमारे पास अगर 40 से लेस हुए तो हमने क्या करना है, अगर 40 या 40 से अबव हुए तो ही हमने क्या करवानी है, अपनी कंडीशन जो है, अपना ये मैसेज जो है वो शो करवाना है। उसी तरह हम प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो लिखी, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के में जो है वो हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया, ठीक है। हेडर फाइल्स का जो है वो मैं हर आपको प्रोग्राम में बताती हूँ कि हेडर फाइल्स में जो है वो हमारी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, जैसे स्कैन ऐप क्या है, प्रिंट ऐप फंक्शन क्या काम करता है, क्लियर स्क्रीन गेट सेट, मतलब इन सब की डेफिनेशंस जो हैं, ये काम कैसे करते हैं, क्या काम करना है, इन सब की डेफिनेशन जो हैं वो इन दो फाइल्स में लिखी जा चुकी है। अगर इन आप फाइल्स को आप जो है इंक्लूड नहीं करवाते अपने प्रोग्राम में, तो क्या होगा, आपको एरर आ जाएगा, आपको बोलेगा कि प्रिंट ऐप का फंक्शन क्या करता है, स्कैन ऐप का फंक्शन, कीवर्ड जो है ये क्या काम कर रही है, ठीक है। इन दोनों को आपने मस्ट जो है वो इंक्लूड करवाना है। उसके बाद जो है मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेन फंक्शन वाइड इसलिए लिखा कि हमारे इस प्रोग्राम ने, वाइड क्यों लिखा जाता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसने कुछ भी आपको रिटर्न नहीं करना, मतलब कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा। इस उसके लिए हम यहाँ पर वाइड लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने इंटीजर वैल्यू इस प्रोग्राम ने हमें रिटर्न करवाने होते तो हम यहाँ पर इन इंट लिखते, ठीक है, इंट डाटा टाइप लिखते। उसके बाद जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ देखा था इनपुट मार्क्स, हमने देख लिया यहाँ पे जो है मार्क्स एक वेरिएबल डिक्लेयर होने वाला है जिसमें हमने क्या करवाना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, इनपुट लेनी है। अब देखिए मार्क्स जो है वो हमने उसकी डाटा टाइप क्या रखवा दी, इंटीजर, ठीक है। इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमने वेरिएबल का नेम रख दिया मार्क्स और उसके साथ में ही डाटा टाइप बता दी, तो ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है। और सेमी कॉलन आपने लगाना नहीं भूलना। उसके बाद CLR क्लियर स्क्रीन क्यों लिखा हमने, कि हमारे पास जो भी आउटपुट शो करने से पहले जो भी हमारे पास डाटा लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर जो भी गार्बेज डाटा है उसको क्या है वो क्लियर कर दे, स्क्रीन को जो है वो क्लियर कर दे और कुछ भी लिखा हुआ नज़र ना आए, जो हमारी आउटपुट आएगी सिर्फ हमें डिस्प्ले वो हो, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, प्रिंट एफ। अब मैंने आपको बोला था कि स्कैन ऐप के साथ ही हम जो है वो प्रिंट ऐप का फंक्शन मोस्टली यूज़ करते हैं, ज़रूर यूज़ करते हैं। अगर ये प्रिंट ऐप का फंक्शन हम यूज़ ना करें तो हमारा कर्सर जो है वो ब्लैंक स्क्रीन पर जो है वो ब्लिंक करता हुआ नज़र आए, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आएगी कि हमने किस किस्म का डाटा है जो है वो एंटर करवाना है। इसलिए हम प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट ऐप का कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हुई, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स जो है वो हमने स्टार्ट की, फिर डबल कोटेशंस के अंदर हमने एंटर योर मार्क्स लिखा। ये जो भी यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे एज इट इज़ देखें वो आपको स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। उसके बाद डबल कोटेशन को हमने क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमी कॉलन जो है वो आपने मस्ट लगाना है। उसके बाद हमने स्कैन एप फंक्शन, हमने कौन सा जी, हमने किसकी वैल्यू लेनी है, किस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से लेनी है, मार्क्स की। और मार्क्स जो है वो हमारी, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। और हमें पता है इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी होता है,
ठीक है। उसी तरह हमने स्कैनफ का फंक्शन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाया, और एम्परसेंड का साइन आपने मस्त लगाना है जब भी आपने स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करना है। एम्परसेंड का साइन क्या बताता है कि आप, ये एड्रेस ऑपरेटर है कि मेमोरी में किस लोकेशन पर, किस एड्रेस पर जाकर जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टोर होने वाली है, ठीक है। अब जी हमारे पास हमने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी हमने वैल्यू यूज़र से लेनी है, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू यूज़र से लेनी थी, मार्क्स की जो है, मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यूज़र से लेनी थी, इसलिए यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है। और मैंने आपको बता दिया मार्क्स की डाटा टाइप क्या इंटीजर है, इस वजह से हमने यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है परसेंटेज डी होता है, इसलिए यहाँ पर हमने परसेंटेज डी लिखा। उसके बाद इतनी तो यहाँ तक जो स्टेटमेंट जो है ये सारी जो है हमने चैप्टर नंबर 10 में जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं वो सारी की सारी, ये भी वही स्टेटमेंट है, ये भी वही स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो अगर डिफरेंट स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतनी सी है, इफ वाली। बाकी सारे का सारा प्रोग्राम जो है वही वाला है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। बस ये वाली जो हमारे पास एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, वो न्यू है। बाकी देख लें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स का हमें पता है। अब ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर जो है देख कर आए कि इफ़ जो है हमने स्टेटमेंट कैसे लिखनी होती है। सबसे पहले हमने इफ़ का कीवर्ड लिखना है। अब हमें प्रोग्राम से अंदाज़ा हुआ कि हमने पास तब शो करवाना है जब उसके 40 और 40 से मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब क्या है जी, हमने कंडीशन बनानी है। आप ये एक दो दफ़ा, तीन दफ़ा ये प्रोग्राम जब खुद से करेंगे तो आपको ये कंडीशंस बनानी आ जाएंगी, ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम इस कंडीशन को देख के परेशान ना हो। आप एक दो तीन प्रोग्राम जब करेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कोई सी भी कंडीशन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या कौन सा कीवर्ड लिखना है, इफ का कीवर्ड लिखना है। हमने देखा उसका सिंटेक्स क्या था, इफ का कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करनी है, इसके अंदर आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, मतलब मार्क्स, जो भी वो मार्क्स एंटर करेगा। हमने मार्क्स में जो है वैल्यू एंटर करवाई ना। अब उसने क्या मार्क्स में एंटर करवाया, 50 जो है उसने एंटर करवाया। अब यहाँ पर हमने वो उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसमें हमने मार्क्स एंटर करवाए हैं, ठीक है। कि हमें पता चले जो भी वो मार्क्स, अब ज़रूरी नहीं कि वो 50 हों, 50 ही होंगे। आप यूज़र हैं तो आप में आपके में भी 80 मार्क्स हों, अगर मैं यूज़र हूँ तो मेरे में भी 70 मार्क्स हों, या कोई और यूज़र है उसकी 50 से या 40 से कम मार्क्स हैं तो वो अपने मार्क्स एंटर करवाएगा, उसके लिहाज से उसको डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिखा ताकि हमारी वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज होती रहे। या अब वेरिएबल हमारे पास हमने जिसमें वैल्यू एंटर करवाई है वो क्या है, मार्क्स। अब हमने मार्क्स लिखा, मार्क्स में जो भी वैल्यू है, जो भी वो डाटा एंटर करवाएगा वो ग्रेटर या इक्वल टू होने चाहिए 40 से। अगर तो वो ग्रेटर, अब उसने क्या है मार्क्स में क्या एंटर करवाया, 50। अब मार्क्स जो है, मार्क्स मेरा वेरिएबल था, ठीक है। अब इस मार्क्स में क्या आ गया जी, 50 जो है वो आ गई, वैल्यू जो 50 है वो आ गई। अब इस मार्क्स में क्या पड़ा हुआ है, 50। 50 जो है मेरा, 50 जो है वो ग्रेटर है और इक्वल टू है 40 के। हाँ, इक्वल टू तो नहीं, ग्रेटर तो है ना। हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास, ठीक है। आपको ये जो है मैसेज जो है वो डिक्लेयर होगा। अगर ये कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती हमारी ये कंडीशन, अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र हमें एंटर करवाता है जी 30 मार्क्स एंटर करवाता है। अब मार्क्स में मेरे पास क्या पड़ा है, क्या वैल्यू पड़ी है, 30 पड़ी है, ठीक है। अब मार्क्स में कौन सी वैल्यू आ गई, 30 आ गई। अब 30 जो है यहाँ पर क्या आएगा, 30 ग्रेटर और इक्वल है 40 के, नहीं जी, 30 ना तो ग्रेटर है 40 के और ना ही इक्वल है। तो अब क्या होगा, मेरा प्रोग्राम कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं करवाएगा स्क्रीन पर। अभी हमने देखा था ऊपर कि हमने क्या कहा था, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन हमारी उसके बाद जो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे इफ के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, या एक स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स और लिखी होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये गेट सी एच का फंक्शन तो ज़रूर लिखना होता है। ये क्या काम करता है, इस पर भी आपको जो है वो लेक्चर मिल जाएगा, गेट सी एच किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने ब्रैकेट को
क्लोज कर दिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम कि हमने किस तरह जो है वो इफ़ का यूज़ करते हुए अपने मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं जी इफ़ की जो है लिमिटेशंस क्या होती हैं। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो इसी में आ जाएगा कि इफ़ की जो है हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं। ये देख लेते हैं इफ़ की लिमिटेशंस क्या है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने देखा कि सबसे सिंपलेस्ट जो है वो हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इफ़। ठीक है, इफ़ में हमने सिर्फ देखा कि कंडीशन लगानी है, उसके बाद कोई एक अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेंगी, अदरवाइज अगर वो फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। बट इट इज़ वेरी लिमिटेड इन यूज़। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इसका बहुत लिमिटेड यूज़ है, बहुत कम जो है वो यूज़ है, लिमिटेड सा इसका क्या है यूज़ है। द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट जो हमारी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो बाकी ये जो अब हमने ऊपर देखे थे, अगर ये हमारा इफ है हमने लिखा, इफ यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन नथिंग हैपन। कह रहे हैं कि जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट्स तो चलती नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होता, हमें स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कुछ नहीं होता। a user may want to, अच्छा जी आप क्या कहते हैं कि यूज़र चाहता है कि एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब क्या कहता है यूज़र, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी जब कंडीशन ट्रू हो तो कोई जो है हमारी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हों। ठीक है, और एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब कह रहे हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो है दूसरी स्टेटमेंट्स चलें। ठीक है, अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम चाहते हैं कि कोई और स्टेटमेंट चले जिससे हमें पता चले कि हमारी कंडीशन जो है वो तो फॉल्स हो गई है। ठीक है, कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर चलनी चाहिए। ठीक है, इफ में हमने क्या देखा था कि हमारे पास तभी स्टेटमेंट्स चलते थे जब हमारी कंडीशन ट्रू होती थी, अदरवाइज अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं एग्जीक्यूट होते थे। अब हम यूज़र जो है हम चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तब भी कुछ स्टेटमेंट्स चलें, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हों। इन दिस सिचुएशन सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो तब भी कुछ स्टेटमेंट्स चलें तो हमारे पास क्या है जी, वो इफ़ जो है स्टेटमेंट वो इफेक्टिवली यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा इफ़ में तो क्या है कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट चलेंगे, अगर फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। तो मतलब ये हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं है इफ़ का, इफ़ की स्टेटमेंट। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम शुड डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट्स 40 और मोर मार्क्स। अब देखिए हमने ऊपर देखा कि अगर यूज़र के जो है 40 से मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो हमें डिस्प्ले होता है पास, अगर उसके 40 से मार्क्स कम आते हैं, अभी हम ऊपर प्रोग्राम देख के आए, तो वो स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाता था। इट शुड डिस्प्ले फॉल्स इफ द स्टूडेंट गेट्स लेस देन 40 मार्क्स। अब हम चाहते हैं कि यूज़र जब उसके लेस देन 40 मार्क्स हैं तो वो हमें डिस्प्ले करवाए फेल। ठीक है, पास तो हमें वो डिस्प्ले करवा देता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाता। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो हमें डिस्प्ले करवाए कि आप फेल हो। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जो है वो सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं हो सकती। जब हम चाहते हैं कि इसका कंडीशन ट्रू होने पर भी कुछ स्टेटमेंट्स चलें और कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कुछ स्टेटमेंट चलें, तो हम इफ के स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते, हम कुछ और स्टेटमेंट्स, हम उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इफ एल्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे इफ एल्स किस लिए यूज़ किया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में और लेक्चर में अगर आपको किसी बात की भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।